हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 8 करेंगे। ये चैप्टर है रिस्क और बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से रिलेटेड है फ्रेंड। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, रिस्क फ्री या जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ कैपिटल रिस्क और रिटर्न के में आपस में क्या रिलेशनशिप होती है ये भी हम जानेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स देखो, ये जो मॉड्यूल बी है आपका बीएफएम का, वो बेसिकली रिस्क पर ही बेस्ड है। सारी बातें जो भी होंगी इस पूरे मॉड्यूल बी में, जो भी 6-7 चैप्टर हैं उनमें हम रिस्क के बारे में ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, रिस्क क्या होता है इसको हम पहले थोड़ा सा थ्योरी समझेंगे, फिर उसके बाद में एक एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, होता क्या है कि आपने अक्सर ये बात नोट की होगी। तो फ्रेंड्स, आपने अक्सर ये बात नोट की होगी ना कि जो आपने प्लान किया हुआ है और जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे हल्का सा डेविएशन ही हो जाता है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका अपना ट्रांसफ़र है, आप चाहते हो कि आपको आपके घर के पास पोस्टिंग मिल जाए, पर वैसा होता नहीं है, नॉर्मली डेविएशन हो जाता है। या आप चाहते थे कि कोई आपका पर्टिकुलर एग्ज़ाम है जिसको आप क्रैक कर लो, पर वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, 1-2 साल और लग जाते हैं। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि आप जो प्लान करते हो, जो एक्सपेक्ट करते हो, उससे आपको डेविएशन मिलता है। पर ये डिफरेंस होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि जो आप प्लान किए हो वो होता नहीं है? उसके पीछे कारण ये होता है फ्रेंड्स कि जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो सर्टेन आप स्टेप लेते हो ना, उसमें अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड होती है, निश्चितता नहीं होती, अनसर्टेनिटी उसके साथ में होती है कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा। ओके, उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं जो आपके इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से अगर इस बात को समझना चाहें तो मान लीजिए जैसे आपने सोचा था कि मुझे जो है सीआईबी के बीएफएम में 60 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको वहाँ पर मिले कितने, 45 मिले या 50 मिल गए, 52 मिल गए। तो आपने जो एक्सपेक्ट या प्लान किया था वो 60 था, लेकिन मिला आपको ये मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ, डिफरेंस क्यों हो गया? क्योंकि इसकी प्रिपरेशन में जो आपने सर्टेन स्टेप्स लिए हुए थे फ्रेंड, जो स्टेप्स लिए हैं उनमें अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड है। अनसर्टेनिटी कैसे है? आपको पढ़ने 4 मॉड्यूल हैं, ए बी सी और डी। जरूरी नहीं है कि सभी चारों मॉड्यूल पढ़ लें, कुछ लोग 3 ही मॉड्यूल पढ़ पाए, है ना, अनसर्टेनिटी हो गई कि चारों मॉड्यूल नहीं पढ़े। या हो सकता है किसी ने चारों मॉड्यूल पढ़े लेकिन सारे चैप्टर नहीं पढ़े, 32 चैप्टर हैं, किसी ने 26-27 चैप्टर ही पढ़े, तो एक अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड हो गई। उसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं अगर इसको समझना चाहें, मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई, या आपका ट्रांसफर ऐसी जगह पर हो गया, ऐसी ब्रांच में हो गया जहां पर आपको टाइम ही नहीं लग रहा है पढ़ने के लिए। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके प्लान को अफेक्ट कर रहे हैं। जो आपने ये प्रोसेस के मतलब जो है सीआईबी को पास करने की जो प्रोसेस है, उसके लिए जो सर्टेन स्टेप्स लेने हैं। स्टेप्स क्या हैं? मैं अच्छे से कम 2 से 3 घंटे रोज पढूं, है ना, सारा कुछ तैयार करके एग्जाम में बैठूं और कोई दिक्कत ना हो, मैं टाइम से एग्जाम में पहुंच जाऊं, मेरी तबीयत ना खराब हो, मैं इतना पढ़ा रहूं कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं। ये सारी बातें हैं, लेकिन इन सभी स्टेप्स में जो है अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड है फ्रेंड्स। ओके, अब इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए आपका कोई बैंक में, जब आपकी नौकरी नहीं लगी तो आपका बैंक का इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में जाने के लिए आपको वहाँ पर टाइम पर पहुँचना पड़ेगा, राइट। मान लीजिए आपको 10 बजे पहुँचना है इंटरव्यू के लिए, 10 बजे आपको बुलाया गया है। तो अब क्या क्या ज़रूरतें होंगी आपको इंटरव्यू पर टाइम पर पहुँचने के लिए? भाई, समय से रेडी हो जाओ, कोई ट्रांसपोर्ट अरेंज करो, चाहे अपनी कार से जाओ या फिर जो है ट्रांसपोर्ट से जाना है, किसी और के साथ जाना है तो वो अरेंजमेंट करो, और डिस्टेंस पूरी यात्रा करके वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाओ, है ना। ये सारे स्टेप्स आपको लेने हैं, राइट। ये सारे स्टेप्स अगर आप टाइम से लेते हो तो आप इंटरव्यू के लिए समय पर पहुँच जाओगे। अब ये जितने भी फैक्टर्स हमने बताया कि आपको समय से रेडी होना है, ट्रांसपोर्ट अरेंज करना है, खुद जाना है, ये सारे इनसेपरेबल हैं, है ना। इंटरव्यू पहुँचने के लिए आपको इनमें से कोई भी, कहने का मतलब इनमें से हर एक फैक्ट को टाइम पर होना ही चाहिए। अब देयर आर अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ देम, जितने भी स्टेप मैंने आपको बताया उन सब में जो है अनसर्टेनिटी है। कैसे हो सकता है कि आप जो है समय से रेडी हो जाओ, पहले रेडी हो जाओ, या लेट हो जाओ आप, है ना। जैसे आपको 8 बजे जो है मान लीजिए कैब बुक करवाई थी, 8 बजे आपको कैब पकड़नी थी, पर आप जो है सो करके उठने में ही डिले हो गए, आप 9 बजे उठ करके जो है तैयार होना शुरू किए तो डिले हो गया, ये भी पॉसिबल है। या ट्रांसपोर्ट जो है, जो आपने जिस कार को बुक किया था वो कार वाला जो है 8 बजे लेकर चला आया या लेकर नहीं आ पाया, या फिर जो है आपको कार ही नहीं मिली, इट इज़ आल्सो क्वाइट पॉसिबल, है ना। उसके अलावा जब आप चले तो ट्रैफिक में जाम भी मिल सकता है, ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ट्रैफिक बहुत अच्छा चला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम से पहुंच गए। तो ये अनसर्टेनिटी आप देख रहे हैं, हर एक स्टेप में प्रॉब्लम है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस गाड़ी को आपने बुक किया या आपकी खुद की कार है, पंचर हो गई, या फिर जो है गाड़ी ख़राब हो गई, रास्ते में इंजन ही फेल हो गया, कुछ ऐसी दिक्कत हो गई, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो है बिना किसी प्रॉब्लम के ही पूरी यात्रा कंप्लीट कर लो। तो अब कहने का मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी आप देख रहे हैं हर एक स्टेप के साथ, ये जो अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड है, यही रिस्क है फ्रेंड्स एक तरीके से।
अगर हर चीज़ गोज वेल, इफ़ एवरीथिंग गोज वेल, तो आप समय से पहुंच जाओगे, ठीक है। द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द फैक्टर डू नॉट हर्ट हिम। वैसे तो ये बात है कि ये जो मतलब तुम समय से पहुंचोगे, मतलब ट्रैफिक जाम मिल गया या फिर गाड़ी खराब हो गई, इसकी वजह से उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उस पर्सन को जिसका इंटरव्यू है उसको ये नुकसान नहीं करेगी। लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कि आप जो है समय से अपने इंटरव्यू पर पहुंच नहीं पाओगे, नुकसान यहाँ पर होगा, ना कि आपकी अपने खुद की जो है लाइफ पर कोई वो नहीं आएगा, जान पे कोई खतरा नहीं आना है, आपको हर्ट नहीं होगा, लेकिन आप समय से इंटरव्यू पर नहीं पहुंच पाओगे। ओके, तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो देयर इज ए रिस्क ऑफ रीचिंग लेट टू द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू में समय से ना पहुंचने का एक रिस्क जुड़ा हुआ है। और ये क्यों है, मतलब कहने का अगर हम रिस्क देखें, इसमें रिस्क क्या है, रिस्क क्या है, लेट पहुंचना, समय पर ना पहुंच पाना रिस्क है इंटरव्यू के लिए। और ये लेट आप क्यों पहुंच रहे हो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनमें अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि आप हो सकता है लेट उठे सो करके और तैयार नहीं हो पाए, ट्रांसपोर्ट जिसको कार बुक की थी वो आया ही नहीं या आया लेट आया, ट्रैफिक जाम में आप फंस गए, 1 घंटे वहीं फंसे हुए हैं, 8-9 बजे निकले और 10 बजे पहुंचना है, 1 घंटे ट्रैफिक जाम में ही फंसे रह गए, या फिर जो है गाड़ी ही खराब हो गई, पंचर हो गई, कुछ भी दिक्कत हो गई, इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई। तो ये जो अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड है किसके साथ में, जो फैक्टर्स ऊपर लिखे गए हैं वही, यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इस रिस्क के लिए। किस रिस्क के लिए, लेट पहुंचने के लिए। दीज फैक्टर्स आर द रिस्क एलिमेंट, और यही जो फैक्टर हमने बताए आपको, गाड़ी का ख़राब हो जाना, ड्राइवर का लेट आना, कार का लेट आना, है ना, ये सारी बातें ही रिस्क एलिमेंट होते हैं या अनसर्टेनिटी के कंट्रीब्यूटर कहलाते हैं, यही अनसर्टेनिटी में कंट्रीब्यूट कहते हैं। ओके, तो रिस्क वुड अराइज व्हेन दीज अनसर्टेनिटी अफेक्ट एडवर्सली। अब बात ये भी है कि अनसर्टेनिटी जो है लेकिन अगर बैडली अफेक्ट, एडवर्सली अफेक्ट कर रही है, बुरी तरह से प्रभावित कर रही है, तभी उसे रिस्क अराइज होगा। अदरवाइज अगर जो है प्रभावित कर रही है लेकिन ख़राब तरीके से नहीं कर रही है तो उसे रिस्क नहीं कहेंगे। ये अभी हम आगे एग्जांपल में देखेंगे फ्रेंड, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम रिस्क को डिफाइन करना चाहें तो रिस्क को हम एज ए अनसर्टेनिटी रिजल्टिंग इन एडवर्स आउटकम, मतलब कहने का रिस्क जो होता है वो एक अनसर्टेनिटी होती है जिसकी वजह से एडवर्स आउटकम होते हैं, जो जो आउटपुट है वो खराब है। और एडवर्स किसके रिस्पेक्ट में कहेंगे, इन रिलेशन टू द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेशन, जो आपने प्लान, जो आपका ऑब्जेक्टिव प्लान था या जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसके एडवर्स रिजल्ट आया। मतलब आपने सोचा था कि मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट होगा और आपको 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो ये एडवर्स हो गया, जो आपने प्लान किया तो उसके एडवर्स हो गया। ओके, अब हो सकता है कि जो है, और अगर एडवर्सली ना अफेक्ट करे, मान लीजिए आपने 400 रुपये प्रॉफिट प्लान किया था और आपको 600 रुपये मिल गए, अफेक्ट अभी भी हुआ, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी है, 400 रुपये मिलने थे, 600 रुपये मिले, लेकिन ये रिस्क नहीं है, ये प्रॉफिट में बदल गया। ओके, तो फ्रेंड्स वही कह रहा है कि रिस्क इज एन अनसर्टेनिटी रिजल्टिंग इन एडवर्स आउटकम। जब अनसर्टेनिटी की वजह से एडवर्स आउटकम आ जाए, नुकसानदेह रिजल्ट आ जाए, तो उसे फ्रेंड्स हम रिस्क कहते हैं। और एडवर्स किस सेंस में कहेंगे, एडवर्स इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव जो आपका है या एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से। फ्रेंड्स ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन मिल सकता है कि रिस्क की पूरा डेफिनेशन ऐसे ही दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या प्लान किया था और क्या एक्सपेक्ट किया था, उसमें उससे डेविएशन मिला। और डेविएशन क्यों मिला, क्योंकि अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड थी। जितने भी स्टेप हमने लिए, जैसे कि हमें इंटरव्यू पर टाइम पर जाना था, हमें कार चाहिए थी, है ना, समय से सोकर उठना था, तैयार होना था, अपना आईडी कार्ड, पहचान पत्र, जो भी इंटरव्यू लेटर, सारा कुछ लेकर जाना था, भूल गए आप, तो वो सारी चीज़ें हैं। वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर जो हमने आपको बताए वो सारे अफेक्ट करते हैं। फिर हमने ये देखा कि गेट रेडी टाइम पर होना, अरेंज ट्रांसपोर्ट। तो फ्रेंड्स ये देखो, थोड़ा बहुत ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, वैसे मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये बैठ जाए। अब इसमें से ये सब चीज़ें याद रखने वाली नहीं है फ्रेंड्स, इसमें कि मतलब टाइम से रेडी होना है और पहुंचना, ये सब याद रखने वाली बातें नहीं, ये बस आपको समझाने के लिए हैं। जो आपको क्वेश्चन मिलेगा फ्रेंड्स वो इस तरीके का मिलेगा, जैसे मतलब कि जो है, जो रिस्क इन रीचिंग लेट है, कोई भी रिस्क, जो रिस्क है वो क्यों होता है, तो अनसर्टेनिटी जो एसोसिएटेड होती है वेरियस फैक्टर में, उसकी वजह से रिस्क होता है। एक ये काम की बात हो सकती है ना। और रिस्क कब अराइज होता है, रिस्क तब अराइज होगा जब अनसर्टेनिटी अफेक्ट करती है एडवर्सली, तो ये भी पूछा सकता है। या जो मैंने आपको ये रिस्क की डेफिनेशन बताई है ये भी, तो जहाँ जो आपको यहाँ पर मैंने जो स्टोरी वगैरह बताई है वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं है फ्रेंड्स। ये जो थेरी हैं, जो स्पेशली जो है मतलब जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो ये सारे फैक्ट्स हैं। ओके, उसके बाद में अब जैसे हमने नॉर्मल लाइफ में रिस्क की बात समझी, वैसे ही फाइनेंशियल रिस्क के बारे में समझिए। फाइनेंशियल रिस्क का क्या मतलब है, जहाँ पर पैसे से रिलेटेड हो, यानी बिजनेस से रिलेटेड हो। ओके,
तो फाइनेंशियल रिस्क जो है, फाइनेंशियल रिस्क आर अनसर्टेनिटी रिजल्टिंग इन एडवर्स वेरिएशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आर आउटराइट लॉसेस, ठीक है। तो यानी आपके प्रॉफिट में वेरिएशन हो जाए या आपके लॉस में जो है, मतलब प्रॉफिट में वेरिएशन होने का मतलब प्रॉफिट घट गया और लॉस में आउटराइट लॉस का मतलब लॉस बढ़ गया, तो उसे ही हम फ्रेंड्स फाइनेंशियल रिस्क कहेंगे। ओके, देखो प्रॉफिट घटेगा तभी उसको हम रिस्क कहेंगे। अगर भाई 600 रुपये कमाते थे और 6000 कमाने लगे तो ये रिस्क थोड़ी हुआ, ये तो आपका प्रॉफिट हो गया एक तरीके से ना। लेकिन अगर हम वेरिएशन देखें, फाइनेंशियल रिस्क आर अनसर्टेनिटीज रिजल्टिंग इन एडवर्स वेरिएशन, तो अगर जो अनसर्टेनिटियां हैं उनकी वजह से एडवर्स वेरिएशन हो रहा है, आपको नुकसान करने वाला वेरिएशन हो रहा है, तो ही फ्रेंड्स उसे हम फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। अब किसी भी बिजनेस में देखो जो प्रॉफिट या लॉस है उसके किस पर डिपेंड करता है, नेट कैश फ्लो पर। किस पर डिपेंड करता है, नेट कैश फ्लो पर। अब नेट कैश फ्लो क्या होता है फ्रेंड्स, नेट कैश फ्लो होता है आपका कितना कैश आया और कितना कैश गया उसका अंतर। मान लीजिए आपने 100 रुपये जो है आपके पास आए और 50 रुपये चले गए, तो ये जो 50 रुपये बचे यही आपका नेट कैश फ्लो हो गया। अब चूंकि यहाँ पर 50 आया है आपकी जेब में और 100 आया है आपकी जेब में और 50 आपकी जेब से गया है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब दूसरा केस भी हो सकता है, आपकी जेब में आया 50 और आपकी जेब से चला 100 रुपये गया, तो आपको 50 रुपये का लॉस हो गया। ओके, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स कि नेट कैश फ्लो का मतलब कितना आया माइनस कितना गया। अब जो भी ज़्यादा हो उसको घटा लीजिए। यहाँ कैश इनफ्लो में से आउटफ्लो घटा रहे हैं, यहाँ आउटफ्लो में से इनफ्लो घटा रहे हैं, क्योंकि भाई आउटफ्लो ज़्यादा है यहाँ पर, तो हमें लॉस हो रहा है। देखो अगर ज़्यादा पैसा आ रहा है, मान लीजिए आपको मिले 1000 रुपये, है ना, और आपकी जेब से निकले मान लीजिए 500 रुपये, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। और आपकी जेब से निकल गए 1000 रुपये और आपको जो है मिला केवल जो है कितना 500 रुपये ही इनफ्लो हुआ, तो आपको लॉस हो गया, क्योंकि जेब से जा 1000 रुपये रहे, 500 रुपये रहा है, तो लॉस हो गया। ओके, तो ये होता है फ्रेंड्स कि अगर किसी भी बिजनेस में हमें प्रॉफिट या लॉस देखना है तो वो डिपेंड करेगा नेट कैश फ्लो पे। ये वर्ड हम बार बार यूज करेंगे फ्रेंड, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। नेट कैश फ्लो का मतलब हुआ इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस, जो भी ज़्यादा हो उसमें से कम को घटा देंगे, है ना। इनफ्लो और आउटफ्लो का जो डिफरेंस है, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, है ना, जो भी ज़्यादा होगा उसमें उसको घटा दीजिए। अब अगर जो है आपका इनफ्लो ज़्यादा है और आउटफ्लो कम है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपका आउटफ्लो ज़्यादा है इनफ्लो कम है तो आपको लॉस हो रहा है। ओके फ्रेंड, तो किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस जो है इसी से होता है। अब सवाल ये है, अब देखो हो क्या रहा है कि हम अनसर्टेनिटी की बात करेंगे, किसी भी बिजनेस में अनसर्टेनिटी की बात करेंगे, तो देखो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, है ना। और प्रॉफिट या लॉस किस पर डिपेंड हो रहा है, इनफ्लो पर और आउटफ्लो पर। अब ये क्या करेंगे, इनफ्लो में क्या अनसर्टेनिटी है उसको और आउटफ्लो में क्या अनसर्टेनिटी है हम उसके बारे में बात करेंगे। मतलब कहने का हमने एक तरीके से बाइफर्केशन कर दिया। तो अनसर्टेनिटी इन कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो आल्सो क्रिएट अनसर्टेनिटी नेट कैश फ्लो या प्रॉफिट, है ना। आपका नेट कैश फ्लो कितना हुआ या प्रॉफिट क्या हुआ, उसमें जो है अनसर्टेनिटी को निश्चित करेंगे। जितना इसमें अनसर्टेनिटी है और इसमें अनसर्टेनिटी, वही मिल करके डिसाइड करेंगे कि नेट कैश फ्लो या आपके प्रॉफिट में क्या अनसर्टेनिटी है। और जो फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी इन कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो आर रिस्क एलिमेंट। तो जो फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, किसको, अनसर्टेनिटी बनाते हैं कैश आउटफ्लो में और कैश इनफ्लो में, उन्हें ही हम रिस्क एलिमेंट कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि ये थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। फाइनेंशियल रिस्क की हम बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल रिस्क वो अनसर्टेनिटियाँ हैं जिनकी जो रिजल्ट हो जाती है, जिनकी वजह से एडवर्स वेरिएशन होता है। ध्यान रखिएगा, वेरिएशन तो हो रहा है पर एडवर्स वेरिएशन हो रहा है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में या आउटराइट लॉस में, यानी प्रॉफिट या तो घट जा रहा है या तो लॉस बढ़ जा रहा है। ओके, उसके बाद में फिर हमने देखा कि किसी भी बिजनेस में हमें अगर अपना प्रॉफिट जानना है या फिर जो है हमें ये देखना है कि प्रॉफिट या लॉस जो है बिजनेस के बाद डिपेंड किस पर करता है कि नेट कैश फ्लो कितना हो रहा है, आ कितना रहा है और जा कितना रहा है, इसी पर ही डिपेंड करता है नेट कैश मतलब प्रॉफिट या लॉस। अगर जो है नेट कैश फ्लो प्लस में है तो इसका मतलब जो है प्रॉफिट हो रहा है, नेट कैश फ्लो आपका माइनस में है इसका मतलब लॉस हो रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो जो नेट कैश फ्लो है, अब जो नेट कैश फ्लो है वो दो बातों पर डिपेंड हो गया। नेट कैश फ्लो में अनसर्टेनिटी, इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है और इसमें अनसर्टेनिटी इस कितने में है, इस पर डिपेंड हो गया। ओके, अब फिर तो वही कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की वजह से ही अनसर्टेनिटी कैश नेट फ्लो या प्रॉफिट में पड़ती है। ओके, उसके बाद में जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं अनसर्टेनिटी आउटफ्लो में या इनफ्लो में, जिन फैक्टर की वजह से अनसर्टेनिटी बनेगी उन्हें ही फ्रेंड्स हम रिस्क एलिमेंट कहेंगे। अब एक एग्जाम्पल देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको समझ में आ जाएगा ये बहुत अच्छे से जो मैंने सारी बातें कही हैं। एक ट्रेड बिजनेस मतलब एक आम का व्यापारी है, उसके बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो देखो
कैश इनफ्लो। अब अगर आम का व्यापारी है तो उसके पास में इनफ्लो कैसे होगा और आउटफ्लो कैसे होगा, अगर ब्रॉडर सेंस में मैं बता रहा हूँ आपको। इनफ्लो कैसे होगा भाई, आम का व्यापारी है, इसका मतलब वो आम बेचेगा और बदले में जो पैसा पाएगा वो उसका इनफ्लो हो गया। और आउटफ्लो कैसे होगा, आउटफ्लो तब होगा जब उसने भाई या तो उसका खुद का बाग हो, मान लो बाग नहीं है, व्यापारी है, तो वो क्या करेगा, किसी बाग कहीं से जाकर के आम खरीद कर लाएगा, तो जो आम खरीदने में पैसा खराब करे लगाएगा वो उसका आउटफ्लो हो गया। प्लस उसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी देने पड़ेंगे अपने अपने दुकान तक लाने के लिए, प्लस उसने लेबर वगैरह रखा होगा उसका चार्जेस बियर करेगा, तो ये सारे आउटफ्लो हो गए फ्रेंड्स। ओके, ब्रॉडर सेंस में। अब इन्हीं को हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, कैश इनफ्लो कैसे होगा, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, मैंगो के सेल से या गुड्स की सेल से कैश इनफ्लो होता है ना। उसके बाद में अब कैश इनफ्लो में वेरिएशन कब हो सकता है, तो देखते हैं एक एग्जांपल के जरिए देखेंगे फ्रेंड्स। ये मैंगो सेलर है, वॉल्यूम है, कितने रुपए किलो बेच रहा है और कितना इनफ्लो हुआ, कितना कैश उसके पास आया। तो मान लीजिए पहले उसने 80 किलो आम बेचे थे 12 रुपए के हिसाब से, तो 960 रुपये उसके पास आए। आज उसने 100 किलो आम बेचे 20 रुपए के हिसाब से, तो उसे 2000 रुपये मिले। कल वो 50 किलो आम बेचेगा 10 रुपए के हिसाब से, तो उसे 500 रुपये मिलेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो अगर हम देखें जो ये इनफ्लो है 960 रुपये, 2000 रुपये, 500 रुपये, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, कितना आम बेच रहा है और कितने रुपए किलो बेच रहा है फ्रेंड्स। देखिए अनसर्टेनिटी कहाँ पर है, जो कैश इनफ्लो में अनसर्टेनिटी बन रही है फ्रेंड्स, वो किसमें किसकी वजह से बन रही है, कितना सेल का वॉल्यूम है और कितने रुपए कितने यूनिट के हिसाब से बेच रहा है फ्रेंड्स। देखो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल सकता है कि कैश इनफ्लो में अनसर्टेनिटी किन फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। उसमें लिख देंगे कि सेल फ्लो में वेरिएशन की वजह से, यूनिट प्राइस ऑफ गुड्स की वजह से, तो आपको वहाँ पर चूज करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने इसको एग्जाम्पल से समझाया हुआ है कि कैश इनफ्लो में जो अनसर्टेनिटी बन रही है वो सेल्स फ्लो का मतलब अगर 80 किलो बेच रहे हो 100 किलो बेच दिए तो ज़्यादा हो गया, सेल्स फ्लो में डिफरेंस आ रहा है। देखो सेल्स फ्लो का मतलब यही हो गया कि कितना बेच रहे हो, 80 किलो बेच रहे थे 100 किलो बेच रहे हो, 50 किलो बेच रहे हो, कल को चल करके वो 500 किलो बेच दे, है ना। तो यही तो है, इनफ्लो ज़्यादा हो गया भाई। अगर 50 किलो की जगह 500 किलो बेच देगा तो अभी इसको 5000 रुपये यहीं पर मिल जाएंगे। ओके, तो इनफ्लो ज़्यादा हो गया। तो अगर हम कहें कि किसी जो आम का विक्रेता है उसके पास में कैश कब ज़्यादा आएगा, जितना ज़्यादा वो आम बेचे और जितना ज़्यादा महंगा बेच दे, दोनों बातें हैं ना। अगर ज़्यादा आम बेचेगा और ज़्यादा महंगे में बेचेगा तो उसके पास इनफ्लो ज़्यादा आएगा। ओके, तो अगर हम कहें कि सेल फ्लो मतलब ये फ्रेंड्स वॉल्यूम हो गया, यूनिट प्राइस कितने रुपए किलो बेच रहा है आम को, उसमें जो वेरिएशन है उन्हीं की वजह से अनसर्टेनिटी बनती है कैश इनफ्लो में। तो अगर कहा जाए कि कैश इनफ्लो में अनसर्टेनिटी किन फैक्टर की वजह से बनेगी, तो सेल का फ्लो या सेल का वॉल्यूम कह दीजिए और यूनिट प्राइस ऑफ गुड्स कह दीजिए, इन्हीं की वजह से कैश इनफ्लो में अनसर्टेनिटी बनती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कैश आउटफ्लो में। अब फ्रेंड्स देखो, कैश आउटफ्लो में मैंने आपको बताया था कि उसको आम के व्यापारी को आउटफ्लो कैश उसकी जेब से कब जाएगा, तो भाई कैश आउटफ्लो तब होगा जब वो आम कहीं खरीदने जाएगा, है ना। वो गया जिसके बाग थे वहाँ से 100 किलो आम उसने खरीदे 12 रुपये किलो में खरीदे, ट्रांसपोर्ट पर उसने 200 रुपये खर्चा किया। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस का मतलब हो गया फ्रेंड्स, जैसे उसने लेबर वगैरह रखा हुआ है, दुकान है उसकी, उनके चार्जेज, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज आ जाएंगे। ये सारा मिला करके उसको 2000 रुपये का 100 kg आम पड़ा। ओके, अब समझिए बात को। तो अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसके आउटफ्लो को अफेक्ट करेंगे, मतलब उसकी जेब से पैसा इस बार 2000 गया, आज जो है 1400 रुपये का, कल 2300 रुपये का है। तो ये जो आपका जो कंसर्न है मेरा कि कैश आउटफ्लो में वेरिएशन किन फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, वॉल्यूम की वजह से, यूनिट प्राइस की वजह से, ट्रांसपोर्ट चार्जेस की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की वजह से ही अफेक्ट होता है। 100 किलो आम खरीदा 12 रुपये किलो के हिसाब से, 200 रुपये ट्रांसपोर्ट पर, 600 रुपये एडमिन चार्जेस पे, 2000 रुपये खर्च हो गए। अगले यानी टुडे में जो है उसने 100 किलो ही आम खरीदा लेकिन 8 रुपये में पा गया आज वो। ट्रांसपोर्टेशन पर भी उसको कम लगा, 100 रुपये ही लगे, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी कम लगे, तो कम लगे, देखो उतना ही जो है आम 1400 रुपये का पा गया। आम सेम है, सारा कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है, लेकिन पैसे कम खर्च हुए, आउटफ्लो कम हो गया फ्रेंड्स। ओके, अब टुमारो की स्थिति देखो, उसे 20 रुपये किलो आम मिल रहा है और महंगा हो गया। जो उसको ट्रांसपोर्ट में 200 रुपये लग रहे तो अब 500 रुपये लग गए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी उसके बढ़ गए तो अब 2300 रुपये का, सारा कुछ सेम, लेकिन उसको अब 2300 रुपये उसकी जेब से खर्च हो रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अब अगर हम ये देखें यहाँ पर कैश आउटफ्लो में परचेज ऑफ गुड्स में और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट वगैरह, इसमें ही कैश आउटफ्लो होता है। तो कैश आउटफ्लो किन कारणों से होगा,
गुड्स को परचेज करने में, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंगो जो सेलर है वो बाग में जा करके खरीदारी कर रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, जब उसकी जेब में पैसे कब आ रहे थे, वो आम बाग से ले आया है और अब बेच रहा है 80 किलो, तब उसके पास पैसे आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आम का व्यापारी है, एक जगह आम खरीद रहा है और दूसरी जगह आम बेच रहा है, तो इस केस में वो आम बेच रहा है यहाँ पर, और इस वाले केस में जब उसके पास जेब से पैसे आ रहे हैं तो यहाँ पर वो आम खरीद रहा है। आई होप कि आपको डाउट नहीं होगा। फिर उसके बाद में अनसर्टेनिटी किसकी वजह से होगी, परचेज के प्राइस में, है ना, परचेज प्राइस में अनसर्टेनिटी है भाई, 12 रुपये किलो है, 8 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, परचेज प्राइस में अनसर्टेनिटी है। ट्रांसपोर्ट कास्ट में 200 रुपये लग रहे हैं, 100 रुपये लग रहे हैं, 500 रुपये लग रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में भी डिफरेंस आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट में भी जो है अनसर्टेनिटी है। इन सभी अनसर्टेनिटी की वजह से ही आउटफ्लो में, कैश आउटफ्लो में अनसर्टेनिटी बनती है। ये केवल मैंगो के लिए ही नहीं फ्रेंड्स, हर एक बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपसे कहा जाए कि कैश आउटफ्लो में अनसर्टेनिटी किन वजहों से होगी, वॉल्यूम की वजह से, कितना आप बेच रहे हो, यूनिट का प्राइस कितना है, ट्रांसपोर्ट पर कितना चार्ज लगा, एडमिन चार्जेस कितने लग रहे हैं, ये सारा मिला करके ही फैक्टर बनता है आपके आउटफ्लो में। ओके, अब हो सकता है यहाँ पर भी आम जब आप बेचने जा रहे हो तो हो सकता है आपको यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट चार्जेज वगैरह देने पड़ें। ओके, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये बस ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर हमने यहाँ पर वॉल्यूम और यूनिट पर ही चर्चा कर दी है, लेकिन यहाँ पर ये तो पक्की बात है कि आपको आम खरीदना पड़ेगा, अपने यहाँ तक लाना पड़ेगा, सारा कुछ करना ही पड़ेगा। ओके, तो अनसर्टेनिटी किन फैक्टर्स की वजह से हो जाएगी, इन फैक्टर्स की वजह से हो जाएगी फ्रेंड्स। ओके, अब देखो यहाँ पर उसने बेचा कितने का, अर्लियर वो कितने का बेच रहा है, 960 रुपये। आम कितना किलो बिका, केवल 80 किलो बिका है 960 रुपये का, और खरीद कर कितने का लाया था, अर्लियर 100 किलो लेकर आया था 2000 रुपये का। तो लॉस हो गया कि नहीं, लॉस हो गया। यहाँ पर दूसरे आज टुडे वाली डेट में उसने क्या किया, 1400 रुपये का आम खरीदा है सारा कुछ खर्चा करके, और बेचा कितने का है फ्रेंड्स, देखिए 2000 रुपये का। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट कमा लिया। यहाँ 500 रुपये का केवल 50 किलो ही आम बेचे, खरीद वो हर दिन 100 रहा है, बिके 50 ही, तो यहाँ तो 500 रुपये में ही बेचा और खरीदा 2300 रुपये का। तो यहाँ पर देखिए आपको अच्छा खासा लॉस हो गया है फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स वो सिर्फ इतनी है कि कैश इनफ्लो किस वजह से होगा, गुड्स के सेल करने की वजह से। जब आप आम बेचोगे तो आपको कैश का इनफ्लो होगा, और इसके कैश के इनफ्लो में वेरिएशन कब आएगा, जब जो सेल का फ्लो है या जो सेल का वॉल्यूम है वो बढ़ जाए, या जो यूनिट प्राइस है वो बढ़ जाए, तो उस केस में जो है आपको कैश इनफ्लो बढ़ जाएगा। उसके बाद में कैश आउटफ्लो में फ्रेंड्स तब होगा जो आप गुड्स परचेज करोगे, ट्रांसपोर्टेशन या एडमिन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट वगैरह वियर करोगे, तो उसकी वजह से आपकी जेब से पैसा का जाएगा। और इसमें अनसर्टेनिटी किन वजहों से आएगी, परचेज, जो आप जितने का आम व्यापारी उससे बाग वाले से जितने का आम खरीद रहे हो उसका दाम बढ़ जाए, ट्रांसपोर्ट वाले ने ज़्यादा पैसे चार्ज कर दिए या लेबर वगैरह ने ज़्यादा चार्ज कर दिए, तो इन वजहों से वेरिएशन आ सकता है आपके कैश आउटफ्लो में। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अनसर्टेनिटी इन बोथ, किसमें, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो में की वजह से नेट कैश फ्लो में अंतर आता है या प्रॉफिट में अंतर आता है, ऑब्वियसली है ना। इनमें अनसर्टेनिटी की वजह से देखो 2000 रुपये का आपने खरीदा और 960 का ही बेचा है, यहाँ 1400 रुपये का खरीदा है और 2000 का बेचा है, तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों की वजह से ही नेट कैश फ्लो पर इफेक्ट आता है। अब दिस कैन अफेक्ट प्रॉफिट फेवरेबली और अनफेवरेबली, है ना, मतलब कहने का इसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट है उसको फेवरेबली, मतलब प्रॉफिट बढ़ भी सकता है और प्रॉफिट घट भी सकता है। अब सवाल ये है कि आपसे पूछा जाए कि आपको प्रॉफिट कब मिलेगा, तो भाई प्रॉफिट हमें तब मिलेगा जब सेल का प्राइस या सेल का वॉल्यूम ज़्यादा हो दैन एक्सपेक्टेड, जितने का हमने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा महंगे में बिक जाए, उससे ज़्यादा बिक जाए। जैसे ये वाले दिन की बात करें, हमने उम्मीद की थी कि 80 किलो बिकेगा और बिक 100 किलो गया, तो हमें प्रॉफिट होगा, और जितने की दाम में सोचा था उससे महंगे में बिक जाए तो फिर हमें प्रॉफिट होगा। तो वही कह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट कब होगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमें प्रॉफिट तब होगा जब सेल का प्राइस या सेल का वॉल्यूम ज़्यादा हो जिससे जितनी उम्मीद की थी, या फिर दूसरा केस भी हो सकता है जो आपने खरीदने का जो दाम है ये घट जाए, है ना भाई। जैसे 100 किलो खरीद रहे हो, 8 रुपये किलो घट गया, मतलब कहने का जो परचेज प्राइस है वो घट जाए, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस घट जाएं या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस अगर घट जाते हैं, तो इनकी वजह से भी जो है हमको प्रॉफिट होता है। तो परचेज प्राइस में डिक्लाइन हो जाए, घट जाए, अदर एक्सपेंसेस जो जैसे ट्रांसपोर्ट चार्जेस, एडमिन चार्जेस अगर लेस हैं, तो इसकी वजह से हमें हायर प्रॉफिट मिलेगा, या फिर जो है हमारा लॉस है वो कम हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है फ्रेंड्स वो यही है कि जो कैश इनफ्लो कैसे होगा, गुड्स के सेल करने से, और गुड्स के कैश इनफ्लो में वेरिएशन किन फैक्टर्स की वजह से आएगा, तो सेल के वॉल्यूम से और प्राइस, यूनिट के प्राइस की वजह से। उसी तरीके से कैश का आउटफ्लो किन वजहों से होता है,
परचेज ऑफ गुड्स में होगा, ट्रांसपोर्ट में होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की वजह से होगा। और इनमें अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, परचेज प्राइस में डिफरेंस आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में या एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट में अगर जो है डिफरेंस आ जाए तो उन्हीं वजहों से जो है कैश आउटफ्लो में अनसर्टेनिटी होगी फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में फिर हमने ये देखा कि ये जो फैक्टर्स हैं कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के, वो हमारे प्रॉफिट को फेवरेबली या अनफेवरेबली अफेक्ट करते हैं। और हम प्रॉफिट तभी पा सकते हैं जब या तो सेल का प्राइस बढ़ जाए या हम ज़्यादा सेल कर दें। 50 किलो बेचते थे 100 किलो बेच दें, है ना, या 20 रुपये किलो बेचते थे 30 रुपये किलो बेच दें तो हमें प्रॉफिट होगा। या हम पहले 12 रुपये किलो में बाग वाले से खरीद रहे थे, 8 रुपये में खरीद लें तो भी हमें फ़ायदा होगा। पहले हम 500 रुपये लगाते थे ट्रांसपोर्ट में, अभी 200 रुपये लगा रहे हैं तो भी हमें प्रॉफिट हो जाएगा। पहले लेबर वगैरह को हम केवल 300 रुपये देते थे, अभी हमको अगर 100 ही रुपये देने पड़ गए तो इन सभी वजहों से हमें प्रॉफिट हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में एक और एग्जाम्पल देखेंगे। ये हमने आम के व्यापारी का बिजनेस देखा, जिसमें फ्रेंड्स खासियत क्या थी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। मतलब कहने का कि कभी 960 रुपये है तो कभी 1000 रुपये है, कभी 2000 रुपये, उस तरीके से इनफ्लो आउटफ्लो ऐसा ही है। लेकिन अब हम शेयर मार्केट की बात करेंगे जहाँ पर कि प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। ओके, एक और एग्जांपल देखेंगे जहाँ पर जो है शार्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है प्राइस में, तो उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो इन सच केसेस जो शेयर मार्केट होती है फ्रेंड्स, उसको ध्यान में रखेंगे। इन सच केसेस एवरीथिंग अगर फेवर में मूव करती है तो ट्रेडर कैन अर्न वेरी हाई प्रॉफिट, और इफ़ एडवर्सली हो जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आपने 1000 शेयर खरीदे हैं 60 रुपये के, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 60 रुपये के 1000 शेयर खरीदे हैं और आज ही शेयर का प्राइस चढ़ करके 100 रुपये हो गया। ऐसा हो जाता है शेयर मार्केट में, 100 रुपये भी हो सकता है, ये 200 रुपये भी हो सकता है। तो मान लीजिए आज ही इसका प्राइस 100 रुपये हो जाता है तो एक शेयर के पीछे आपको 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1000 शेयर के पीछे आपको मेरे ख्याल से 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। एक शेयर के पीछे 40,000 या मेरे ख्याल से 4 लाख रुपये, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 40 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इतने 40,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप वेरिएशन देख रहे हैं, जबकि आम के विक्रेता को इतने बड़े लेवल पर प्रॉफिट नहीं हो रहा था। भाई वो क्या कर रहा था, 2000 रुपये के आम खरीद करके ला करके अगर दूने में भी बेच देगा तो 4000 रुपये कमा लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि 60 रुपये के शेयर खरीदे और 100 रुपये के बेच दिए, एकदम जम के मुनाफा हो गया, तुरंत ही मुनाफा हो गया एक ही दिन के अंदर। लेकिन लॉस का भी सेम सीन है। 60 रुपये का शेयर हो सकता है कि 6 रुपये का भी ना बचे, और अगर 6 रुपये का नहीं बचा तो एक शेयर के पीछे आपको 56 रुपये का इमीडिएट लॉस भी होता है। तो ऐसे बिजनेस को फ्रेंड्स हम क्या कह सकते हैं, ऐसे बिजनेस को हम हाई रिस्क जो है बिजनेस कहते हैं। इन अदर वर्ड वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो वुड बी हायर इन सच केसेस। भाई सीधी सी बात है, ऐसे केसेस में नेट कैश फ्लो में वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। भाई मैंने आपको बताया नहीं कि 60 रुपये के शेयर जो है अचानक से उठ करके 100 रुपये का हो जा रहा है, जहां आपके पास में 6 लाख रुपए थे वो उठ करके आपके 10 लाख रुपए हो गए। तो वही कह रहा है कि नेट कैश फ्लो में वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ दैट इट मे रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट, इन एडवर्स सिचुएशन हायर लॉसेस। लेकिन इसकी वजह से आपको या तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा या तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो इस तरीके के बिजनेस को हम फ्रेंड्स हायर रिस्क बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हायर रिस्क बिजनेस कहते हैं। हायर रिस्क बिजनेस की खासियत ये होती है, हाई रिस्क में देखो रिस्क ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल सकता है और लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। लो रिस्क की खासियत क्या होती है, आपको प्रॉफिट भी कम होगा और आपको लॉस भी उसी हिसाब से कम ही होगा। सिमिलरली इफ वेरिएबिलिटी इन द कैश फ्लो इज लोअर, मतलब कहने का जो आम वाले व्यापारी की अगर बात करें कि उसमें क्या था, उसके कैश इन नेट इनफ्लो में जो वेरिएबिलिटी थी, चेंजेस थे वो कम थे, तो ऐसे बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस भी कम होता है। तो ऐसे बिजनेस को लो रिस्क बिजनेस कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो जो आम का बिजनेस था वो एक तरीके से लो रिस्क बिजनेस था, वहाँ पर लो प्रॉफिट होगा, मतलब प्रॉफिट कम होगा, या जो लॉस होगा वो भी कम ही होगा। लेकिन जो शेयर मार्केट का जो आपने बिजनेस किया वो हाई रिस्क बिजनेस है, इसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है, हाई हो सकता है, और लॉस भी, यानी आपको हो सकता है कि 10 लाख दिन भर में मिल जाएं या 10 लाख दिन भर में डूब जाएं। ओके, तो अगर हम देखें ये फ्रेंड्स एमसीक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लो रिस्क जो है इंप्लाई क्या करता है, लोअर वेरिएबिलिटी इन द नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो में बहुत कम वेरिएशन हो रहा है लो रिस्क बिजनेस में, यानी कि जो है लोअर अपसाइड और लोअर डाउन साइड पोटेंशियल है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक आम आपने 20 रुपये खरीदा तो ज़्यादा से ज़्यादा आम 30 रुपये हो जाएगा या 10 रुपये हो जाएगा, इतना नहीं होगा 20 रुपये किलो का आम खरीदा है और ये 1000 रुपये किलो बिक जाए, ऐसा नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि जो अपसाइड और लोअर अपसाइड और डाउन साइड होता है, इसमें अपसाइड और डाउन साइड जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो अगर लोअर रिस्क में लो वेरिएबिलिटी होती है नेट कैश
फ्लो में। जो नेट कैश फ्लो का मतलब मैंने आपको बताया था, इनकमिंग और आउट और इनवर्ड और आउटवर्ड जो पैसे हैं उनका जो डिफरेंस होता है उसे ही नेट कैश फ्लो कहते हैं। और इसमें लोअर वेरिएबिलिटी मतलब चेंजेस होने के बहुत मतलब कभी 960 रुपये है, कभी 1000 रुपये है, कभी 1200 रुपये है, कभी 800 रुपये, बस यही एक रेंज है, इसी रेंज में ही ये घूमता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये 960 रुपये से 9 लाख रुपये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो आपका हाई रिस्क बिजनेस होता है फ्रेंड्स, हाई रिस्क में हायर अपसाइड एंड हायर डाउन साइड पोटेंशियल होता है। कहने मतलब आपने अभी 6 रुपये का शेयर खरीदा, ये उठ करके 10 टाइम्स भी हो सकता है, या आपको ये जो है 3 पैसे का भी हो सकता है, मतलब 200 टाइम्स घट गया। ओके, तो लो रिस्क जो होता है उसमें नेट कैश फ्लो की लो वेरिएबिलिटी होती है। हाई रिस्क जो होगा उसमें हाई वेरिएबिलिटी होगी नेट कैश फ्लो की, है ना। इसमें लोअर अपसाइड और लोअर डाउन साइड होते हैं। इसमें हायर रिस्क वाले में हायर अपसाइड और हायर डाउन साइड होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि ये आपको फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा, ये जो मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि कितने ज़्यादा अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड है और कितना ज़्यादा रिस्क जो है इसमें इन्वॉल्व है। ओके, अब हम एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स कि रिस्क फ्री या जीरो रिस्क आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता है। रिस्क फ्री या जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इट में जैसे देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसने 1 लाख रुपए जमा कर दिए आरबीआई के बॉन्ड में, जो कि 5 साल में मैच्योर होगा और 6.5% इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए और हर 6 महीने पर उसको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो अगर 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो 6.5% उसका हो जाएगा 6500 रुपये। उसका आप आधा करोगे तो 3250 रुपये उसको हर 6 महीने पर मिलते रहेंगे। देखिए 3250 रुपये उसको मिलते रहेंगे, 3250, 6 महीने बाद फिर 3250। एक तरीके से आप समझ लो एफडी आपके बैंक में कर दी किसी ने, और हर 6 महीने पर उसको इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। और लास्ट में जब मेच्योरिटी 5 साल पूरे हो जाएंगे तो 1 लाख रुपये भी उसको मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपको रिटर्न आ रहा है ना, द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट एज वी ऑल नो डज नॉट हैव एनी अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ। इसके साथ कोई अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड नहीं है। कैश फ्लो बराबर आपको पैसे मिल रहे हैं, है ना, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। मतलब कहने का अगर उसे 3250 मिल रहे हैं तो ये 3250 ही मिलेंगे, ना तो 2000 होंगे और ना ही 4000 रुपये होंगे। ओके, तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट को हम रिस्क फ्री या जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट कहते हैं। रिस्क फ्री क्यों कह रहे हैं भाई, कोई रिस्क नहीं है, मुझे 3250 रुपये मिलना ही मिलना है, रिस्क फ्री है। जीरो रिस्क उसी को कहते हैं, जब रिस्क फ्री को चाहे जीरो रिस्क हो बात एक ही है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री या जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें आपके रिटर्न एकदम फिक्स हों और उसमें वेरिएशन ना हो, जीरो वेरिएशन हो, उसे ही जीरो रिस्क या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जीरो रिस्क का मतलब नो वेरिएशन इन कैश नेट कैश फ्लो। इनकमिंग नेट कैश फ्लो में जो वेरिएशन है वो जीरो है। वो कैसा है, जीरो है, कोई फर्क नहीं है। जितना मिल रहा है 3250 रुपये मिल रहा है तो 3250 रुपये मिल रहा है। तो इसे ही फ्रेंड्स हम जीरो रिस्क जो है इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हाँ, एक नुकसान होता है कि रिटर्न जो होता है रिस्क जीरो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट पे वो जो है कम होगा। मतलब मार्केट में हो सकता है कि आपको 14% मिल जाए, लेकिन इसमें रिस्क फ्री वाले में आपको 6.5% मिलेगा, लेकिन जीरो रिस्क होगा। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, जीरो रिस्क जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो बैंक की एफडियाँ होती हैं, बैंक की एफडी पर अभी 6% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो सकता है आपको 12%, 14%, 22% रिटर्न मिल जाए। लेकिन भाई ये रिस्क फ्री है, तो जब रिस्क फ्री है आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको जो रिटर्न है वो भी कम ही मिलेगी। बड़ी सीधी सी बात है कि जीरो रिस्क जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें जो मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है रिटर्न की उससे कम ही मिलता है। मार्केट में अगर 10% ऑफर हो रहा है तो हो सकता है आपको 5% ऑफर करे। लेकिन हाँ ये है कि रिस्क नहीं है, आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं और 5% अगर हर 6 महीने बाद मिलना है तो वो मिलता रहेगा जब तक कि जो है आपकी एफडी मैच्योर नहीं हो जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा रिस्क फ्री या जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें कोई रिस्क ही ना हो, जितना कहा गया रिटर्न देने के लिए उतना वो रिटर्न मिलता रहेगा। जैसे बैंक की एफडियां हो गई वो ऐसी ही होती हैं। शेयर मार्केट रिस्क फ्री नहीं होता फ्रेंड्स, देखिए जीरो रिस्क नहीं होता, क्योंकि शेयर मार्केट में रिटर्न की कोई वो नहीं होती, प्रॉमिस नहीं होता है। ओके, अब इसमें एक और टॉपिक बचता है फ्रेंड्स कि रिस्क में, कैपिटल में और रिटर्न में क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो देखो रिस्क और कैपिटल और रिटर्न में क्या रिलेशनशिप होती है, तो पहले हम देखेंगे रिस्क और कैपिटल के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो देखो फ्रेंड्स एकदम सिंपल टर्म में समझें तो मिनिमम कैपिटल जो जरूरी है, अगर मान लीजिए आपका जो बिजनेस है वो बैंकरप्सी से बच जाए, मतलब कहने का
कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस should be such that it is able to meet the maximum loss that may arise from the business to avoid bankruptcy। मतलब कहने का कि आपने मान लीजिए 100 करोड़ का कोई बिजनेस किया है, अब इसमें जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है मान लीजिए 50 करोड़ का हो सकता है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो मैक्सिमम लॉस आप उम्मीद करते हो वो 50 करोड़ की उम्मीद करते हो, तो अगर जो मैक्सिमम लॉस है उससे बचाने के लिए जितना पैसे की जरूरत है, मिनिमम कैपिटल की जरूरत है ना, वही मिनिमम कैपिटल हो गया। मिनिमम कैपिटल कितनी होती है, मतलब मिनिमम कितनी कैपिटल चाहिए। फॉर एक एग्जांपल ऐसे समझें, किसी बिजनेस के लिए मिनिमम कितनी कैपिटल चाहिए। आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको मिनिमम कितनी कैपिटल चाहिए, 100 रुपये दे दूं हो जाएगा, या 10,000 दे दूं तब हो जाएगा? नहीं, इसको डिसाइड ऐसे करिए कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का एक बिजनेस किया है और आप होप करते हो कि अगर कभी मेरे बिजनेस में जो लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस जो होगा, मान लीजिए आपने एक कपड़े का बिजनेस खोला है और आपको लॉस हो जाता है, आपका कोई कपड़ा नहीं बिकता है और आप उसको रद्दी में भी बेचते हो तो भी वो 4 लाख रुपए का बिक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 10 लाख रुपए का कपड़ा खरीद करके लेकर आए बेचने के लिए, पर बिका नहीं एक भी, आपने उसे रद्दी में या कबाड़ वाले को दे दिया तो भी 4 लाख रुपए मिल गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो लॉस हुआ 6 लाख रुपए का होगा ही होगा। मैक्सिमम लॉस 6 लाख का। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस कपड़े का कुछ ना कर पाऊं तो भी रद्दी वाला कम से कम 4 लाख रुपए मुझे दे रहा है, तो इसका मतलब मुझे मैक्सिमम लॉस जो बियर करना है वो 6 लाख रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 10 लाख के बिजनेस के लिए मुझे जो मिनिमम कैपिटल चाहिए वो 6 लाख रुपए चाहिए फ्रेंड्स। यही इतना इसमें लॉजिक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। किसी बिजनेस में जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है, 10 लाख के बिजनेस में मैक्सिमम लॉस अगर आपको पता चलता है 4 लाख रुपए है, तो यही मिनिमम कैपिटल है। इतना पूंजी आपके पास होनी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो अब ये बात हम समझ गए कि मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है कि ताकि आपका बिजनेस जो है दिवालिया ना हो जाए, दिवालिया होने से बचाने के लिए मैक्सिमम लॉस से अपने आप को बचा सको आप, उतनी कैपिटल होनी चाहिए। बैंक ने मान लीजिए 100 करोड़ का लोन दे दिया है और अगर मान लीजिए 100 करोड़ में से 1 रुपए भी वापस नहीं आते हैं तो इसका मतलब हुआ कि बैंक के पास कम से कम 100 करोड़ रुपए कैपिटल होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को बैंकरप्सी से बचा सके। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है फ्रेंड्स? जो मैक्सिमम लॉस होता है उतने के, जो मैक्सिमम लॉस होता है वही मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है किसी बिजनेस के लिए फ्रेंड्स। ओके, अब बिजनेस विथ अ हायर रिस्क, एक ऐसा बिजनेस लेंगे जिसमें ज़्यादा रिस्क हो। तो जैसा शेयर मार्केट में भी हमने देखा था, अ बिजनेस विद द वाइड वेरिएशन इन द नेट कैश फ्लो वुड बी बिजनेस विद द हायर रिस्क, जिसके मैंने आपको बताया जिसमें नेट कैश फ्लो में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, वही आपका हायर रिस्क वाला बिजनेस होगा। प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है और लॉस भी ज़्यादा हो सकता है ऐसे बिजनेस में, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो नेट कैश फ्लो में वेरिएबिलिटी है, डिफरेंस है, वो बहुत ज़्यादा अंतर होता है और ऐसे बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। ओके, हायर लॉसेस कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी हायर बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ हायर लॉस। भाई देखो, जो हाई रिस्क का बिजनेस है उसमें हायर प्रॉफिट होगा या हायर लॉस होगा, और जब ज़्यादा लॉस होगा तो भाई हम लॉस से ही बचाने के लिए तो कैपिटल का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा लॉस होगा उतनी ही ज़्यादा कैपिटल की जो जरूरत पड़ेगी। बोलो आप, है ना। अगर किसी बिजनेस में 10 लाख का लॉस होना है तो हमें 10 लाख कैपिटल चाहिए। अगर किसी बिजनेस में 100 करोड़ का लॉस हो सकता है तो हमें 100 करोड़ आपका कैपिटल चाहिए। तो वही कह रहा है कि एक अगर बिजनेस जो हायर रिस्क वाला है वहाँ पर लॉस भी हायर होगा, तो जब लॉस हायर होगा तो उसी के बराबर हायर जो है आपको कैपिटल भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम समझें कि अगर हाई रिस्क का बिजनेस है तो हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स? हाई कैपिटल चाहिए। ओके, इसी तरीके से लोअर रिस्क बिजनेस में फ्रेंड्स क्या होगा? लोअर रिस्क के बिजनेस में अगर बिजनेस में लॉस होने की उम्मीद कम है, जैसे 10 लाख का बिजनेस है आपका और उसमें 1 लाख के ही लॉस की उम्मीद है, तो कैपिटल भी तो 1 लाख ही चाहिए, क्योंकि हमने अभी देखा कि लॉस जितना मैक्सिमम हो सकता है उतनी ही कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती। ओके, तो मतलब अगर हम यहाँ पर अब समझना चाहें इसको सिंपल भाषा में, तो लो रिस्क के लिए लो कैपिटल रिक्वायरमेंट, हाई रिस्क के लिए हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है फ्रेंड्स। ओके, तो अगर बिजनेस में लॉस कम, रिस्क कम है तो कम कैपिटल चाहिए, रिस्क ज़्यादा है तो ज़्यादा आपको कैपिटल चाहिए। तो हमने जो यहाँ पर समझने की कोशिश की थी वो क्या थी कि क्या रिलेशनशिप है रिस्क और कैपिटल में। तो हमने ये समझ लिया कि रिस्क और कैपिटल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। अगर ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा कैपिटल, अगर कम रिस्क है तो कम कैपिटल चाहिए।
अब फ्रेंड्स हम रिटर्न और रिस्क के बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ठीक है, कि कितनी रिटर्न होगी और कितना रिस्क, रिस्क के हिसाब से रिटर्न का क्या कॉन्सेप्ट है वो चीज़ समझेंगे। द रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम बिजनेस वुड बी इन रिलेशन टू द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। बिजनेस के साथ में जो रिस्क एसोसिएटेड है, ओके, रिटर्न उसी हिसाब से एक्सपेक्ट की जाती है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए आपने शुरुआत में 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, दो इन्वेस्टमेंट किए 50,000 रुपये के। पहले 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट किया, पहले साल आपको एक से 6,000, दूसरे से 3,000, दूसरे साल इसमें 6,000, दूसरे में 9,000, इसमें 6,000, 5,000, 6,000, 2,000। मतलब कहने का अगर हम देखें, पहला इन्वेस्टमेंट हर साल 6,000 रुपये दे रहा है, 30,000 रुपये दिए। दूसरा इन्वेस्टमेंट देखिए 3, 9, 5 घट भी गया 15, 30,000 इसने भी दिए। तो अगर हम देखें 50,000 रुपये लगा करके हमने 30,000 रुपये कमाए तो 60% का रिटर्न हुआ। और अगर हर साल का रिटर्न हम देखें तो 5 साल में हुआ तो 12% का रिटर्न हो रहा है। तो अगर हम एक हिसाब से देखें फ्रेंड्स, तो हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, 30,000 रुपये इसमें मिल रहे हैं, 30,000 रुपये इसमें मिल रहे हैं, दोनों ही रिटर्न अच्छे हैं। मतलब अगर हम रिटर्न को केवल देख करके डिसीजन करना चाहें तो हम डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन अगर किसी से कहा जाए, आपसे कहा जाए कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे या इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? भाई मेरे हिसाब से आप यही प्रेफर करोगे, क्योंकि मिलना ही जब 30,000 रुपये है तो भाई हम इतना पता चला कि अभी कल को चल करके ये -4 हो गया होता तो ये 28 ही देता। लेकिन अगर हमें पता है कि 30,000 रुपये दोनों से ही मिलते हैं तो अच्छा रहेगा कि हम 6,000 रुपये ना हर साल लेते रहें। क्यों जो है इतना ज़्यादा निगेटिव पॉजिटिव में जाएं फ्रेंड्स, ओके। तो वही कह रहा है कि फ्रॉम द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम रिटर्न की बात करें तो दोनों इन्वेस्टमेंट इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में ही 12% का रिटर्न हो रहा है, या दोनों में ही 30,000 रुपये का रिटर्न हो रहा है, तो दोनों ही एक जैसे रिटर्न ही है। वन इज मोर लाइकली टू प्रेफर इन्वेस्टमेंट वन। लेकिन कोई अगर पसंद करेगा तो पहला वाला इन्वेस्टमेंट पसंद करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भाई सीधी सी बात है, जब मुझे मिलने ही 30,000 रुपये हैं तो ये ज़्यादा सेफ लगता है देन ये वेरिएशन वाले से, ओके। तो पहला ही और ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टडी स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो एसोसिएट, क्योंकि लगातार पैसे आ रहे हैं। अब अगर किसी से कहा जाए कि आप दूसरे वाले में इन्वेस्ट कर दो, मैं आपसे कहूँ कि इसमें इन्वेस्ट करो, तो भैया इन्वेस्टमेंट आप तभी करोगे, दूसरे वाले में इन्वेस्टमेंट तभी करना चाहोगे जब यहाँ 30,000 न दे करके या तो 40,000 रुपये दे दे या तो 35,000 रुपये, कुछ तो ज़्यादा दो। भाई हम तो ये बोलेंगे कि यार इतना रिस्क लेकर के मैं क्यों बैठूँ, उससे तो अच्छा मैं बैंक में FD करवा देता हूँ, 6,000 रुपये हर महीने मुझे 12% मिलता रहेगा। मैं क्यों टेंशन ले करके तुम्हारे साथ में पता चले कि घट गया 28,000 बचा। भाई ये तो रिस्क वाला है ना, और यहाँ पर कंसिस्टेंट इनकम है। तो भाई मैं FD में इन्वेस्टमेंट करूँ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँ, तो मैं भैया म्यूचुअल फंड में तभी करना चाहूँगा जब आप मुझे रिटर्न ज़्यादा दोगे, ओके। और ये जो ज़्यादा रिटर्न आप कह रहे हो उसे ही फ्रेंड्स हम रिस्क प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्क प्रीमियम। अब वही कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट 2 कब प्रेफर करोगे? जब आपको ये रिटर्न ज़्यादा दें, मान लीजिए 14% का या 18% का रिटर्न दें, तभी जा करके आप दूसरा वाला इन्वेस्टमेंट पसंद करोगे फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पर 12% का रिटर्न आ रहा है, यदि इसी जगह पे कैलकुलेशन करके ये 16% का रिटर्न देते तो हम दूसरा वाला प्रेफर कर लेते। और ये 12% दे रहा है, ये 16% दे रहा है, यानी ये जो 4% आपको एक्स्ट्रा मिला फ्रेंड्स, इसी को ही रिस्क प्रीमियम कहते हैं। जो आपने रिस्क लिया उसकी वजह से आपको ये प्रीमियम मिल गया, ज़्यादा मिल गया है ना प्रीमियम। और हमने फॉरेक्स में प्रीमियम और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझा था। प्रीमियम मतलब ज़्यादा, जो आपको रिस्क में रिस्क लेने की वजह से जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला फ्रेंड्स, उसे ही रिस्क प्रीमियम कहते हैं या कास्ट ऑफ रिस्क कहते हैं। जो आपने रिस्क लिया उसकी कॉस्ट आपको 2% एक्स्ट्रा दे करके चुकाई गई है, जिसने भी इन्वेस्टमेंट आपसे करवाई है। हायर द रिस्क हायर वुड बी द प्रीमियम। अब जितना ज़्यादा रिस्क होगा उस इन्वेस्टमेंट में उतना ही ज़्यादा आप प्रीमियम एक्सपेक्ट करोगे, है ना भाई। अगर जो है 12% ऐसे नॉर्मली लौट रहा है FD में, तो आप जो है जब तक कि जो है अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है तो आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे 20% रिटर्न दो, तब तो मैं इसमें लगा सकता हूँ। अदरवाइज तो भाई 12% ही ठीक है, क्योंकि इतना रिस्क लेने का क्या फ़ायदा, ओके। तो वही कह रहा है, ये MCQ मिल सकता है फ्रेंड्स कि रिस्क प्रीमियम क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपने एडिशनल जो 2% या 4% आपको एडिशनल मिला रिटर्न, वही आपका रिस्क प्रीमियम होता है। इसे ही कास्ट ऑफ रिस्क भी कहते हैं। अब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी में ही सब टॉपिक है फ्रेंड्स, कि जो आपने इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न लिया, जो आपने ये 30,000 रुपये यहाँ भी देखे, 30,000 रुपये यहाँ भी देखे, अभी अगर हम इसको देखें तो ये डिसाइड करना कि ये इन्वेस्टमेंट ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट ठीक है। भाई प्राइमरी तौर पर तो यही अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम देखें कि रिस्क क्या एसोसिएटेड है और उस रिस्क के पैरेलल में क्या रिटर्न हो रहा है, अगर उसको हम काउंट कर लें फ्रेंड्स, तो उसे ही रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या RORAC, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल कहते हैं। मतलब कहने का
जो आपने पूंजी लगाई है उसमें रिस्क एडजस्ट होके क्या रिटर्न मिला है, उसे उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि जब हम दो इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेंगे रिटर्न जो है उनका देख करके, तो हम एक आंसर ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके साथ में जो रिस्क एसोसिएटेड है वो डिफर कर सकता है इन्वेस्टमेंट पर। हम अभी तो ऐसे देख रहे हैं कि 30,000 इसमें मिल रहा है, 30,000 उस पर मिल रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। इट वुड बी डिजायरेबल टू अकाउंट रिस्क एज वेल, हमें रिस्क की भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। रिटर्न्स नेट ऑफ रिस्क वुड बी प्रॉपर बेसिस फॉर कंपेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, रिटर्न जो रिटर्न मिल रहा है वो नेट ऑफ रिस्क, यानी रिस्क को हटा करके कितना रिटर्न मिल रहा है, अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें तो ये इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करने के लिए प्रॉपर सही तरीका रहेगा। अदर वर्ड में, रिस्क इन अ बिजनेस या इन्वेस्टमेंट इज नेटेड अगेंस्ट द रिटर्न फ्रॉम इट। तो जो रिटर्न आपको मिल रहा है उस जिस भी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस से मिल रहा है, जो रिटर्न मिल रहा है उसमें हम रिस्क की नेटिंग करते हैं, मतलब रिस्क के बाद कितना रिटर्न मिल रहा है उसके बारे में ही जब हम बात करते हैं तो उसे ही रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। रिस्क एडजस्ट कर दिया गया है, रिस्क को एडजस्ट करके जो रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पर उसे ही रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और यही जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इन्वेस्टर जब डिसीजन लेता है तो वो इसी के बेसिस पर लेता है। किसके बेसिस पर? RAROC के बेसिस पर, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। जितना ज़्यादा RAROC होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। रिस्क को एडजस्ट करके अगर रिटर्न अच्छा आ रहा है तो फिर वो हमारे लिए प्रेफरेबल होगा, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा रहेगा, रिवार्ड होगा, वो प्रेफरेबल होगा। तो अगर हाई रिस्क है, हाई द रिस्क इन बिजनेस मॉडल, हाई वुड बी द कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन। अब देखो यहाँ पर ये कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर किसी बिजनेस में रिस्क हाई है तो जो हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी हाई होगी, सीधी सी बात है। और अगर हम किसी रिस्क ऐसे में इन्वेस्ट करेंगे भाई जिसमें रिस्क ज़्यादा हो तो हम 12% रिटर्न पर नहीं मानेंगे, हम 20% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करेंगे। तो वही कह रहा है कि अगर रिस्क हाई है बिजनेस में तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी हाई है और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी हाई है। और उसी तरीके से अगर रिस्क कम है बिजनेस में तो कम कैपिटल भी चाहिए और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी कम है। जैसे ये FD वाला एग्जाम्पल हो गया, ये FD का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, या आम वाले बिजनेस का। रिस्क कम है बिजनेस में तो बदले में वो जो है कैपिटल की भी ज़रूरत कम है और रिटर्न की भी ज़रूरत कम है, सारा कुछ कम है। तो अगर एक बार लोअर लग गया तो यही लिंकेज होता है रिस्क में, रिटर्न में और कैपिटल में। तो अगर हम ऐसे समझें, रिस्क, रिटर्न और कैपिटल अगर हाई है, रिस्क हाई है तो रिटर्न भी हाई होना चाहिए, कैपिटल भी हाई होनी चाहिए। और अगर रिस्क लो है तो रिटर्न भी लो होगा और कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी लो होगी फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस लेक्चर को सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।